जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पिनाका स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल में। जो पेपर 6 की हमारी सीरीज चल रही है निबंध की, उसमें ये हमारा अगला निबंध है जिसका टॉपिक है राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता। तो इस टॉपिक पे हम क्या देखेंगे कि जो राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता है, इन दोनों का पहले तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसके डायमेंशंस खोलेंगे। इसके बाद इन दोनों को एक जगह ले जाकर के मिक्स करेंगे, और फिर जब मिक्स हो जाएंगे तो इनका सम्मिलित रूप से किस प्रकार से देश में योगदान है और किस प्रकार से राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता मिल करके राष्ट्र का विकास करती हैं या राष्ट्र को आगे बढ़ाती हैं, वो सब देखेंगे। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे जो हम एज यूजली हर हर बार करते हैं कि हम सबसे पहले अपना एक तैयार करेंगे। अच्छा सा क्या तैयार करेंगे? एक अच्छी सी हम एक प्रस्तावना तैयार करेंगे। ठीक है। तो जब प्रस्तावना हमारी तैयार हो जाएगी तो हम उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि जो राष्ट्रीय एकता है, ठीक है, उसका हम क्या समझेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, उसकी अवधारणा समझेंगे, और उसके मतलब उसका उससे क्या तात्पर्य है। ठीक है ना, इन इन तीनों में से कुछ भी एक समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि अगर राष्ट्रीय एकता उत्पन्न हो रही है या राष्ट्रीय एकता जैसा कुछ है तो उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है, कि इस बेस पे इस देश की राष्ट्रीय एकता है। जैसे कोई राष्ट्र क्या होता है, एक भौगोलिक इकाई मात्र नहीं है। जैसे कि मान के चलते हैं, यहाँ पे एक राष्ट्र का कॉन्सेप्ट होता है और एक राज्य का कॉन्सेप्ट होता है। राष्ट्र जो है ये कल्चरल आइडेंटिटी है, ठीक है, सांस्कृतिक ज़्यादा है। और राज्य है जो राज्य है ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। ठीक। तो राष्ट्रीय निकला है राष्ट्र से, और राष्ट्र जो है वो एक सांस्कृतिक विचारधारा ज़्यादा है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मेरा देश बेहतर है, उसका देश बेहतर नहीं है, इस टाइप की भावना थोड़ा ज़्यादा होती है। जो आपको ज़्यादातर नेशनलिज्म की भावना जो है, जो आपको कब दिखाई देगी, ये जब हम मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, या फिर इंडिया किसी दूसरी टीम से जीत जाए तो हम क्या चाहेंगे कि हमारी देश की टीम जीते, बजाय इसके कि दूसरी टीम जीते, दूसरे देश की टीम जीते। फिर राज्य में, तो राज्य पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। तो किसी राज्य के किसी को मतलब किसी को स्टेट बोलेंगे, जो राज्य बोलेंगे तो कब बोलेंगे, जब उसके पास क्या होगी, एक उसकी भौगोलिक सीमा होगी कुछ, माफ करना, ठीक है, उसकी एक क्या होगी, भौगोलिक सीमा होगी। ठीक है, मतलब एक क्षेत्र होगा, एक क्षेत्र डिसाइड होगा ना। फिर जब एक क्षेत्र डिसाइड होगा तो इसको मैं दूसरे पेज में बना देता हूँ, इसी में अच्छे से बनाता हूँ। ठीक। जैसे क्या होगा कि एक क्षेत्र डिसाइडेड होगा, ठीक है ना। जैसे कि अपना क्षेत्र क्या है, प्यारा भारत अपना एक क्षेत्र है, 3 लाख, सॉरी, 3287 263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक। इसके बाद क्या होगा, नागरिक होंगे या फिर लोग होंगे, है ना। तो अच्छे खासे 150 करोड़ के आसपास लोग हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, जन क्षेत्र होगा, नागरिक होगा। फिर इसको चलाने के लिए एक सरकार होगी। ठीक। और उसके अलावा फिर क्या होगा, संप्रभुता होगी। ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि सरकार बनी है लेकिन हम वो सरकार भी किसी के अधीन है, कि जो जैसे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में था, कि ऐसा सिस्टम चल रहा, तो ऐसा नहीं। तो जो राष्ट्र है वो एक कल्चरल आइडेंटिटी है, सांस्कृतिक आइडेंटिटी है, जिसमें कि क्या भावना होती है कि मेरा राज्य, मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मेरा देश जो है दूसरे कंट्री से बेहतर है, दूसरे राष्ट्र से बेहतर है, ये वाली भावना ज़्यादा होती है। जबकि पॉलिटिकल में क्या होता है, जो राज्य होता है वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। इसमें क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, नागरिक होती है, सरकार होती है, और उसकी संप्रभुता होती है। अगर उसकी संप्रभुता जब तक नहीं है तब तक वो जो राज्य है वो राज्य बना ही नहीं रहेगा, तब वो औपनिवेशिक क्षेत्र बस कहलाएगा वो। ठीक। तो ये सब हमको नहीं लिखना है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। तो यहीं से उठता है कि राष्ट्रीय एकता जो है, राष्ट्रीय एकता का आधार यहाँ पे कैसे पनपेगा, राष्ट्रीय एकता यहाँ पे कैसे निकल के आएगी, वो चीज़ यहाँ पे हम बताएंगे। अब एकता का मतलब आप जानते हैं कि जो अलग अलग मत के जो लोग हैं, उनके होने के बावजूद भी एक जो है एक रूपता बनी रहे, उसको हम एकता बोलेंगे। ठीक। इसके बाद जब हम ये देख लेंगे तो हम और क्या देखेंगे, इसी में और देखेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे इसमें कि जो
सामाजिक समरसता है, ठीक है, कि सामाजिक समरसता क्या होती है। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे कि जो सामाजिक समरसता है उसका देखेंगे, उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, जब हम उसका अर्थ समझ जाएंगे तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब इसके फिर इसके आधार क्या हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने अभी इसके पहले राष्ट्रीय एकता देखी थी, अब जो हमने सामाजिक समरसता देखी, इन दोनों को क्या करेंगे, हम मिक्स कर देंगे। ठीक है, फिर जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो फिर यहाँ पे एक चैलेंजेस देखेंगे कि क्या क्या चुनौतियां विद्यमान हो रही हैं इसके सामने, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं। जब चुनौतियां देख लेंगे तो क्या कहते हैं, कुछ सरकार ने कुछ सरकार ने प्रयास भी किया होगा, तो वो देख लेंगे। फिर जब सरकार के प्रयास देख लेंगे तो कुछ अच्छा सा निष्कर्ष दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इंट्रो चलेगा और इसमें मतलब पूरा ऐसे चलेगा, इसमें हम राष्ट्रीय एकता वाला जो टॉपिक है उस पर स्टिक रहेंगे और सामाजिक समरसता पे स्टिक रहेंगे। राष्ट्र राज्य इस सब पे नहीं जाएंगे, ये बस मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया था कि जो राष्ट्र है, जो राष्ट्रीय है वो राष्ट्र से बना हुआ है और राष्ट्र का मतलब क्या होता है मैंने आपको समझाया था। ठीक, अब आते हैं अपने ऐसे में। तो ये ऐसे का एक इंट्रो है, ये ऐसा दिख रहा होगा आपको, मज़ा नहीं आएगा। अब देखिए, अब मज़ा आएगा। जैसे कैसे मज़ा आया कि एक बाउल है, ठीक है, उस पे भिन्न भिन्न प्रकार के क्या रखे हुए हैं, फ्रूट्स के कटिंग पीस रखे हुए हैं, जिसमें कि एप्पल शामिल है, उसमें बनाना शामिल है, उसमें ऑरेंज शामिल है, फिर उसमें ग्रेप शामिल है, फिर उसका पोमोग्रेट शामिल है, मुझे अनार का इंग्लिश पता है, ठीक, और पपाया शामिल है। तो जब ये सब चीज़ें शामिल हैं, ठीक, अब ये हैं तो सब क्या हैं, तो सब फल ही हैं, पर क्या सब एक जैसे दिखते हैं, सबके क्या एक जैसे टेस्ट हैं, सबके क्या एक जैसे साइज हैं, सबके क्या एक जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नहीं है ना। जैसे किसी का रंग अलग है, किसी का स्वाद अलग है, किसी की बनावट अलग है, किसी की पहचान अलग है, पर जब साथ आते हैं तो बनता है बेहतर स्वाद और अधिक पोषण। ठीक है ना, गोल्डी मसाले जहाँ जहाँ रिश्ते बनाए। ठीक, ऐसा नहीं लिखना है। तो वैसे ही भारत में क्या है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति संस्कृति के लोग रहते हैं अलग अलग। ठीक, तो अलग अलग पहचान है, एक साथ सम्मान, विश्वास और भाईचारे के साथ रहते हैं, यही राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता का मूल भाव है। ठीक, तो आपको अपना इंट्रो कैसे शुरू करना है, आपको बोलना है कि आप एक फ्रूट सैलेड का जो बाउल है, फ्रूट सैलेड का बाउल है उसको देखिए, उसमें क्या रखा हुआ है, सेब रखा हुआ है, केला रखा हुआ है, संतरा रखा हुआ है, अंगूर रखा हुआ है, अनार रखा हुआ है, पपीता रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे अलग अलग फल हैं, ये इंट्रो आप लिखेंगे। मान लीजिए आपके चेकर को भूख लगी हुई है तो उसके लार टपकने लग जाएगी कि मतलब इतना स्वादिष्ट इंट्रोडक्शन लिखा है इसने। फिर हर फल का अपना क्या है, रंग है, हर फल का अपना स्वाद है, बनावट है, पहचान होती है, किसी फल को दूसरे जैसा बनने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी जब ये सभी एक ही बाउल में, कटोरे में साथ आते हैं तो एक ऐसा स्वाद और पोषण तैयार होता है जो किसी एक फल से अधिक समृद्ध होता है। जैसे आप अगर उसमें आप उसने अनार खाया आपने, उसमें तो आपको क्या वो मिलेगा, बढ़िया, ब्लड के लिए अच्छा होता है। आप उसने पपीता खाया तो पपीता किसी लिए अच्छा, विटामिन ए के लिए भी अच्छा हुआ, फिर उसके बाद फाइबर्स भी उसमें है। फिर आपने क्या कहते हैं, मैंगो खाया तो वो बोलते हैं ना, एक सेब खाओ जो आपको डॉक्टर से दूर रखता है, फिर आपने केला खाया उसमें फाइबर है। तो अलग अलग सब गुण भी दे रहा है। तो समाज भी कुछ ऐसा ही होता है, उसकी सुंदरता इस बात में नहीं कि सभी लोग एक जैसे हो जाएं, बल्कि इस बात में है कि अलग अलग पहचान, विचार, परंपराएं अपनी विशिष्टता बनाए रखते हुए एक दूसरे के साथ सामंजस्य से रह सकें। भारत में धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र, संस्कृति की अनेक विविधताएं हैं, इसी फ्रूट सैलेड की तरह है। इन विविधताओं को मिटाना नहीं बल्कि समान सम्मान, समान सम्मान, ठीक है, इक्वल क्या देना, सम्मान देना, विश्वास देना और भाईचारे के साथ जोड़ना ही राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता की वास्तविक भावना है, वास्तविक भावना है। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया, इसमें कीवर्ड कीवर्ड चुराइए। और पीछे जो ये मैंने आपको ये इसको दिया है, इसको अपने दिमाग, ये पिक्चर इसलिए दी गई कि इसको दिमाग में रखें। और आपको राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता कुछ है तो अब वहाँ ऐसा याद आएगा कि फोटो में कुछ दिखाया था, फ्रूट बाउल दिख रहा था। ठीक, इसमें आप वो भी कर सकते हो, जैसे मान लो वो वाला आपको सलाद बनाना हो, कौन सा वाला, जिसमें आपका खीरा वगैरह डाला हुआ है, प्याज डली हुई, टमाटर गाजर डाले हुए, चुकंदर डाला हुआ, वो भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसी संदर्भ में अब राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता केवल साथ रहे तो देखो आपका इंट्रो होगा, जैसे ही आपने क्या किया कि उसको बता दिया। ठीक, क्या बता दिया आपने, आपने बता दिया,
आपने इंट्रो, आपने क्या किया प्रस्तावना में, क्या बता दिया बढ़िया इस पेज में कि, ठीक, वही आपने सलाद वाली स्टोरी लिख दी। अब यहाँ पे वो मत लिखते जाना, ठीक है ना, कि सारे मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये सब मत लिखना। वो शिक्षा वाले में शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, ये सब मत लिखना। बहुत और अच्छे ढूंढ लेना, और अच्छे मैं लास्ट में ला के दे दूंगा, उनको लिख देना। कि घिसे पीटे कि भ्रष्टाचार वह भस्मासुर है जो स्वयं को नष्ट कर लेगा, देश को नष्ट कर देगा, ये सब मत लिखना। आप कुछ नए नए अच्छे लेके आएंगे क्रिएटिव, वो लिखना, ठीक। तो सलाद वाला बढ़िया लिखिए, यहाँ पे इस पूरे पन्ने को कवर कर देगा, ठीक। जैसे ही ये पन्ना आपका यहाँ पे एंड होगा, अगले पन्ने में आप पहुंचेंगे, तो इस पन्ने में आप क्या लिखेंगे, इस पन्ने में आप लिखेंगे बढ़िया सा कि ट्रांजिशन पन्ना है ये, ठीक है। इस पे क्या लिखेंगे आप, इसमें आप लिखेंगे कि इसी संदर्भ में राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता केवल साथ रहने की अवधारणा नहीं, बल्कि समान सम्मान, अवसर, न्याय, बंधुत्व पर आधारित ऐसे समाज का निर्माण है जहां विविध पहचानें राष्ट्र की साझा पहचान के साथ सामंजस्य स्थापित करती हैं। तो जैसे ही वो वाला इंट्रो खत्म होगा, उसके बाद ये ट्रांजिशन लाइन है, ठीक, जिसमें हम दोनों को कवर कर देंगे। फिर उसके बाद अब बताएंगे हम कि अब हम जानेंगे कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रीय एकता का अर्थ है देश के विभिन्न धर्मों, भाषाओं, जातियों, क्षेत्रों, संस्कृतियों से जुड़े लोगों का साझे राष्ट्रीय हित, संवैधानिक मूल्यों और भारतीय पहचान के आधार पर एकजुट रहना, ठीक है। आप सोचिए कि क्यों विराट कोहली पाकिस्तान को 8 गेंद में 28 रन चाहिए, और उस वाले मैच में जब पाकिस्तान को हराते हैं, ठीक, तो आप समझिए क्यों, आपको आपको कितना मजा आ रहा है भाई। आपको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं उस चीज़ के, ठीक है, और आप विराट कोहली की जात के भी नहीं है, विराट कोहली के धर्म के भी नहीं है मान लीजिए, तो आपको क्यों इतना मजा आ रहा है, ठीक। आपको इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि वो आपके देश के लिए खेल रहा है। और यही जो एक जो भावना है, एक जो कल्चरल आइडेंटिटी जुड़ी हुई होती है, कि एक जुड़ाव होता है कि नीरज चोपड़ा सुबह 5 बजे पेरिस ओलंपिक में जब भाला फेंकेंगे तो हम उसका वीडियो देखेंगे। क्या जरूरत है नीरज चोपड़ा को पैसे मिलेंगे, उनको 8357 जितने मीटर की उन्होंने भाला फेंका उस नंबर की उनको आनंद महिंद्रा गाड़ी देंगे, हमको क्या मिलेगा। लेकिन हम फिर भी किस लिए देखते हैं कि एक एक जो ये जो लगाव है, जो एक इंटरनल फीलिंग है, इस चीज़ के लिए हम देखते हैं। तो वही जो चीज़ है, नेशनल यूनिटी जैसे राष्ट्रवाद जैसी चीज़ें, और फिर राष्ट्रवाद जैसी चीज़ें जो है नेशनल यूनिटी जैसी चीज़ों को प्रमोट करती हैं। तो राष्ट्रीय एकता का अर्थ यहाँ पे क्या निकल के आएगा कि विभिन्न धर्मों, भाषाओं, जातियों, क्षेत्रों, संस्कृतियों से जुड़े लोगों का साझे राष्ट्रीय हित, संवैधानिक मूल्यों और भारतीय पहचान के आधार पर एकजुट रहना है। अब ये लाइन लिख दी है, अब आगे लिखेंगे हम कि राष्ट्रीय एकता के प्रमुख क्या है, आधार क्या है, ठीक है ना। तो अब आधार बताएंगे कि इसके प्रमुख आधार क्या है, कि किस बेसिस पे नेशनल यूनिटी जो है ये फॉर्म होती है या बनती है, या एक बेस होता है उसका। तो साझा राष्ट्रीय पहचान होती है, ठीक है, हम भारतीय हैं की भावना होती है। जैसे 15 अगस्त आया, अब 15 अगस्त आया, आपने इंडिपेंडेंस डे अपने आसपास के लोगों को विश किया होगा, आप झंडा फहरा रहे हैं, आप दूसरी जगहों में जा रहे हैं, कि भले आप नुक्ती खाने बूंदी खाने के लिए जा रहे हैं, पर फिर भी जा रहे हैं, और कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम सबके अंदर वो भाव है कि हम इस दिन आज़ाद हुए थे, और हमारे अंदर एक राष्ट्रीय एकता की भावना है, ठीक। फिर संवैधानिक मूल्य है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, रूल ऑफ लॉ है ना। पहले क्या था कि हर व्यक्ति को हर धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से अलग अलग क्या थे, सजा मिलती थी, ठीक। अगर इस धर्म के लोग ने इस ये सजा करी है तो उसको ज़्यादा मतलब क्या मिलेगा, अपराध अपराध का दंड ज़्यादा मिलेगा, वहीं अगर दूसरे ने किया तो कम मिलेगा। तो इस प्रकार से अब नहीं है, अब रूल ऑफ लॉ है, संविधान चलता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ गलत कृत्य किया है, मान लीजिए कि उसकी हत्या की है, तो चाहे वो ए जात का हो, बी जाति का हो, सी जाति का हो, किसी भी जाति का, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संवैधानिक मूल्य, तो जो न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता, ये जो न्याय है, स्वतंत्रता है, ये क्यों है, क्योंकि सबको मतलब एक समान तरीके से उनको ट्रीट करती है, और उस ट्रीटमेंट के थ्रू उनको सजा भी एक जैसी देती है। फिर तीसरा आप देखेंगे सामाजिक विश्वास, तो भिन्न विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास और सहयोग जैसी भावनाएं हैं। फिर आप देखेंगे धर्मनिरपेक्षता, तो जितने भी, अब यहाँ इस लाइन के बाद आप लिख सकते हैं भले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो जो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अब अगर विराट कोहली खेल रहा है तो उसको दूसरे धर्म का व्यक्ति भी देख के इंजॉय करेगा, या कि मान लीजिए कि अभी जैसे कि राष्ट्रमंडल खेल हुए, उसमें जैसे मान लीजिए कि जो अस्मिता डे थी, उन्होंने क्या जीता, जूडो में गोल्ड मेडल जीता। तो जो उस क्षेत्र का नहीं भी है, दूसरे क्षेत्र का, राजस्थान वाला क्यों एंजॉय कर रहा है उनके
उन चीज़ों को। क्यों? क्योंकि उन सब में एक एकजुटता की भावना है, एक धर्मनिरपेक्षता की भावना है कि मैं उस रिलीजन का नहीं हूँ, फिर भी मैं उस देश का हूँ, तो उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करता है। ठीक। फिर उसके बाद अगला आता है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय वाला। तो वंचित वर्गों को भी एक समान अवसर मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई वंचित वर्ग है, SC ST LGBTIQ का है या फिर दिव्यांग है, तो उनको अवसर नहीं मिला। उनको अवसर मिला हुआ, विशेष रिजर्वेशन मिला हुआ है, और वो एक अफर्मेटिव एक्शन है, सकारात्मक कदम है, जिसके थ्रू वो वंचित ना रह जाएं और समाज में मुख्य धारा में शामिल हो, इसलिए प्रयास किए जाते हैं। तो ये सब एक आधार बनते हैं। फिर इकोनॉमिकल इक्वालिटी, आर्थिक समानता जो है, तो विकास के अवसरों का न्यायपूर्ण वितरण होता है। जैसे कि किसी तक विकास नहीं पहुंचा या कोई सक्षम नहीं आर्थिक रूप से, तो PDS के माध्यम से, आयुष्मान भारत योजना से, इसके अलावा आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई या समग्र शिक्षा अभियान हो गया, उनके माध्यम से उनको शिक्षा दे करके क्या किया जाता है, समान मतलब जैसे अगर उनके पास पैसे नहीं भी हैं तो आर्थिक समानता स्टैब्लिश की जाती है कि वो पैसे की कमी की वजह से शिक्षा से, स्वास्थ्य से और भोजन से वंचित न रह जाएं। फिर सांस्कृतिक सम्मान, तो आप देखेंगे कि विभिन्न भाषाओं, परंपराओं, संस्कृतियों का संरक्षण होता है। अभी आपने देखा होगा कि कल्चरल लैंग्वेज कितनी हो गई है, 11 हो गई हैं। फिर 22 भाषाएं जो हैं वो संरक्षित हैं ही। इसके अलावा लोक नृत्य जो है, लोक गायन जो है, इनको भी संरक्षित किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे नेशनल इंटरेस्ट, तो व्यक्तिगत या क्षेत्रीय हितों से ऊपर साझा राष्ट्रीय हित को रखा जाता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे नेशनल इंटरेस्ट में अगर कोई चीज़, जैसे आप देखेंगे 19A जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला प्रोविजन है, उसमें आप देखेंगे कि आप कुछ चीज़ें नहीं बोल सकते, भले आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर आपके बोलने से क्या हो रहा है कि पब्लिक सिस्टम खराब हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, तो वो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है, तो आपको वहाँ पर रोक दिया जाएगा। तो नेशनल इंटरेस्ट को आपके अभिव्यक्ति से ऊपर रखा गया है। फिर उसके बाद जो शिक्षा है, तो शिक्षा भी राष्ट्रीय एकता का एक प्रमुख आधार है। अगर व्यक्ति अनपढ़ होगा, अशिक्षित होगा, ठीक है, और असभ्य होगा, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी जो हरकतें हैं वो किस टाइप की होंगी, जिसमें वो असभ्य हरकतें करेगा और समाज में जो रूल ऑफ लॉ है उसको खराब करने का काम करेगा। इसके अलावा फिर साझा अनुभव एवं इतिहास, तो ऐसा कोई व्यक्ति रेयरली ही होगा, मतलब ओपनली तो नहीं बोलेगा कि मैं महात्मा गांधी को नहीं मानता, सरदार पटेल जी को नहीं मानता या नेहरू जी को नहीं मानता। ठीक, पॉलिटिकल अपने अलग अलग उनके क्या हो सकते हैं, राय हो सकती हैं, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस जी हो गए या भगत सिंह जी हो गए, इनकी क्रांति पे या इनके योगदान पे तो कोई भी संदेह नहीं होगा। तो सब उस चीज़ पे क्या करते हैं, जो आप देखेंगे कि 15 अगस्त 26 जनवरी कुछ भी आता है तो सब उनका स्टेटस लगाते हैं। तो जब ये आधार बता देंगे आप, तो इस आधार के बाद आप बताएंगे कि राष्ट्रीय एकता समानता में नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि सबको एक कर दो। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है, वन नेशन वन राशन कार्ड हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि वन नेशन वन रिलीजन, वन नेशन वन कास्ट या वन नेशन वन लैंग्वेज कर दो, ये नहीं करना है। तो समानता का मतलब ये नहीं है राष्ट्रीय एकता में कि सबको मतलब ऐसा कर दो कि वन नेशन और जितना भी है, जैसे कि रिलीजियस कर दो, कल्चर कर दो, वन नेशन वन कल्चर कर दो, होमोजीनियस कर दो, ऐसा नहीं करना है। बल्कि जो डाइवर्सिटी है उसके बीच एक क्या करना है, साझा राष्ट्रीय भावना के निर्माण में इसको, मतलब राष्ट्रीय एकता जो इसमें निहित है, कि मतलब हमको क्या करना है कि जो डाइवर्सिटी है उसके बीच बैलेंस बनाना है, कि अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग लैंग्वेज के और अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, इन सब के बीच एक क्या करना है, कॉपरेशन स्टैब्लिश करना है, जो डाइवर्सिटी है उस पर जीतना है। फिर उसके बाद ये बोला गया कि राष्ट्रीय एकता क्यों जरूरी है, अगर नेशनल यूनिटी नहीं होगी तो क्या होगा, या नेशनल यूनिटी की नीड ही क्या है, कि मतलब क्यों होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो है, मतलब अगर मान लीजिए कि अगर किसी संगठन को, बाहरी संगठन को देश में कुछ भी क्या करना है, आंतरिक सुरक्षा को मतलब खराब करना है, तो वो उस क्षेत्र में जो भी मान लीजिए दूसरे धर्म के लोग रहे हैं, दूसरे रिलीजन के लोग रह रहे हैं, तो एक दूसरे को वो भड़का करके क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हिंसा पैदा कर सकते हैं। तो अगर कोई देश अपने इसी आंतरिक कलह से ही लड़ता रह जाएगा, जैसे श्रीलंका में हुआ, म्यांमार में हुआ। श्रीलंका में क्या हुआ कि उनके ऊपर क्या थोपा गया, जो बौद्धिस्ट लोग थे उन लोगों ने मतलब बौद्धिस्ट जो सिंगली लोग थे, उन लोगों ने जो तमिलियन लोग थे उन पे क्या किया, अपनी लैंग्वेज थोपी। उस लैंग्वेज को थोपने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हुई 1990s के समय पे। इसके अलावा आप म्यांमार में देखेंगे तो वहाँ पे भी इसी टाइप की चीज़ हुई। इसके अलावा आप बांग्लादेश में देखेंगे तो उर्दू को अप्लाई करने के लिए उर्दू को क्या किया गया, अपोज करा जा रहा था, जबकि वहाँ पे बंगाली लैंग्वेज ज़्यादा डोमिनेंट थी। तो इस तरीके से अगर वहाँ की किसी वीकनेस को पकड़ करके अगर बाहरी तत्व उन चीज़ों को क्या कर दे, उकसा दे, तो उसके अपने आप उसको किसी और शत्रु से लड़ने की जरूरत नहीं, वो आपस में सिविल वॉर करके खत्म हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि अगर हम यूनाइट रहेंगे तो हमको नेशनल सिक्योरिटी अपनी अपने आप मजबूत हो जाएगी। हमें एक्सटर्नल फैक्टर से भले लड़ना पड़ेगा पर इंटरनली नहीं लड़ना पड़ेगा। फिर एक क्या रहेगी, सोशल हार्मोनी रहेगी, शांति बनी रहेगी, लोग आपस में लड़ेंगे नहीं। ठीक, इसके अलावा क्या होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा।
कि नागरिकों में संविधान, संस्थाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति एक विश्वास बढ़ेगा कि हाँ रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे चुनाव होते हैं, अच्छे चुनाव होते हैं, तो लोग भाग ले रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब ईवीएम बिकी हुई है, या ये नहीं हो रहा है कि एक ही रिलीजन के लोग अपने आप को प्रमोट करते जा रहे हैं, दूसरा रिलीजन आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे एक सोशल हार्मोनी, सामाजिक समरसता, कि सभी जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर विभाजन कम होता है। तो राष्ट्रीय एकता इसलिए जरूरी है कि अगर ये यूनिटी नहीं रहेगी तो लोग क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे और अलग अलग खंड में बंट जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे डिवीजन होने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि 47 में एक हुआ था, फिर 71 में एक हुआ। फिर उसके बाद आर्थिक विकास भी होगा। अगर उस जगह पे, जैसे आप ईरान में देखिए और आप मान लीजिए अन्य जो मिडिल ईस्ट कंट्री वहाँ देखिए, वहाँ भी उनकी नेशनल सिक्योरिटी या इंटरनल सिक्योरिटी खराब हुई पड़ी है, और वहाँ पे उसकी वजह से क्या है, पॉलिटिकल डिस्टरबेंस है। उस पॉलिटिकल डिस्टरबेंस में इकोनॉमिकल, क्या कहना चाहिए, किसी प्रकार का डेवलपमेंट होगा ही नहीं। तो आप देखिए कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं होगा अगर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाएगा, तो उससे ईरान भी ट्रेड नहीं कर पा रहा, तो जब वो ट्रेड नहीं कर पा रहा, दूसरी जगहों को बेच नहीं पाएगा, तो अभी उसके यहाँ तो इकोनॉमिकल इम्बैलेंस आ जाएगा। तो अगर उसके यहाँ नेशनल यूनिटी है, और नेशनल यूनिटी का मतलब ये कि उसके देश में जो देश के तत्व हैं अगर वो बना के रख रहे हैं हारमोनी, तो बहुत अच्छा है उस देश के लिए ही। फिर उसके बाद आप समावेशी विकास, तो सभी का विकास होगा, हर वर्ग जो है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वंचित हो, जैसे कि मान लीजिए कि महिलाएं हो गई, कोई विस्थापित वर्ग हो गया, एससी एसटी, दिव्यांग हो गए, इसके अलावा आप देखिए एलजीबीटीआईक्यू ए सेक्शन के जो लोग हो गए, तो उन सभी को लेके चला जाता है इसमें। फिर राष्ट्रीय हित को ये प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रीय एकता है तो वो राष्ट्रीय हित को ही प्राथमिकता देंगे, ऐसा नहीं हो रहा कि वो अपने आप को प्राथमिकता दे रहे हैं। ठीक। फिर उसके बाद डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन भी होता है, कि अगर मान लीजिए एक ही, जैसे अभी आगरा फोर्ट, जैसे आगरा है, तो ताजमहल का भी कंजर्वेशन है, वहीं गौतम बुद्ध की जो सारनाथ की साइट है उसका भी कंजर्वेशन है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही रिलीजन की जो साइट है यूनेस्को उसको कंजर्व कर रही, सबको कंजर्व कर रही है। इसके अलावा संकट के समय एक सामूहिक शक्ति बन जाती है, जैसे प्राकृतिक आपदा आई, महामारी आई, राष्ट्रीय संकट आया, तो सब एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर क्या होगा, नेशनल यूनिटी नहीं रहेगी, तो सब अपना अपना देखेंगे, तो देश जब लास्ट में उन सब चीज़ों से क्या होगा, जीत भी गया, हार भी गया, तो उनको समझ में आएगा कि ये जो वर्ग है इसने साथ नहीं दिया, तो इसको किनारे रखना है, इसको सेग्रीगेट कर देना है, इसको हाशिए में खड़ा कर देना है, ऐसी सिचुएशन पैदा होगी। फिर अगर नेशनल यूनिटी रहेगी तो हमारा विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है वो भी हमें उससे प्राप्त हो जाएगा। तो विकसित भारत हासिल करने में सिर्फ हमें $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, या $18,000 की पर कैपिटा इनकम, या इसके अलावा 9 से 10% जीडीपी ग्रोथ बस नहीं चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए कि सोशल हार्मोनी, नेशनल यूनिटी बनी रहे। तो इसलिए भी राष्ट्रीय एकता जरूरी है। अब जब आप ये बता लेंगे इस वाले पन्ने तक, जैसे इसमें आपने बता दिया कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को आप मिक्स कर देंगे यहाँ पे, इस फिर अगले पन्ने में आप क्या बता देंगे कि राष्ट्रीय एकता जो है उसका अर्थ बता देंगे। फिर इसके बाद आप इस वाले पन्ने में उसका आधार बता देंगे कि आधार क्या क्या है। जब आप आधार बता देंगे तो अगले पन्ने में आपको क्या बताना है कि जरूरी क्यों है। ठीक है, जब यहाँ तक हो गया, इसके बाद अब आप आएंगे किसमें, अब सामाजिक समरसता में आएंगे, कि सामाजिक समरसता, अब सामाजिक समरसता में जब कूदेंगे आप, सामाजिक समरसता में जब आप आएंगे तो अब इसमें सामाजिक समरसता वाला पोर्शन चालू होगा। तो इसमें देखेंगे क्या क्या आएगा, तो इसमें जैसे क्या क्या आपका सामाजिक समरसता में, तो इसमें आप सबसे पहले बताएंगे कि सामाजिक समरसता है क्या। तो सामाजिक समरसता राष्ट्रीय एकता की नींव है। जब समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समानता, सम्मान और विश्वास मजबूत होता है, तभी राष्ट्र के प्रति एकता, अपनत्व की भावना स्थायी बनती है। जो राष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, जब उन लोगों के बीच ही यूनिटी नहीं रहेगी तो नेशनल यूनिटी कैसे बनेगी। तो पहले एक सोसाइटल यूनिटी बनानी पड़ेगी। जब वो सोसाइटी अच्छी मजबूत होगी तो एक स्टेट की यूनिटी बनेगी, फिर उसके बाद एक कंट्री की यूनिटी बनेगी। तो इस तरीके से चलेगा। तो सामाजिक समरसता वही यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक समरसता राष्ट्रीय एकता की क्या है, नींव है। जब समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समानता, सम्मान और विश्वास मजबूत होता है, तभी राष्ट्र के प्रति एकता, अपनत्व की भावना जो है स्थायी बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि सामाजिक समरसता का अर्थ क्या होता है। तो सामाजिक समरसता का अर्थ ये है कि समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों, भाषाओं और समुदायों के बीच समान सम्मान, समान अवसर, विश्वास, सहयोग, भाईचारा और सह अस्तित्व की भावना होना। तो ये सोशल हार्मोनी, सोसाइटी के बीच में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में क्या क्या रहना चाहिए,
उनके बीच में समान सम्मान होना चाहिए, समान अवसर उनको मिलना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पड़ोसी पड़ोसी को सबकी निगाह से देख रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति इस तरीके की भावना है कि ये मतलब हीन है और हम जो है उच्च है, इस तरीके की, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो। फिर सहयोग होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए और सहअस्तित्व की भावना होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे आपकी सामाजिक समरसता का अर्थ हो जाएगा, उसकी परिभाषा हो जाएगी। फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे बताएंगे कि सामाजिक समरसता जो है उसके लाभ क्या है। चलिए तो आप स्लाइड देख लेना। हाँ, फिर सामाजिक समरसता के आप बताएंगे प्रमुख आधार क्या है, बेस क्या है। तो उसका बेस वही है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। हर व्यक्ति जाति धर्म लिंग भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के बिना समान सम्मान और उसको अवसर मिले, ये उसका बेस है। इसके बाद सामाजिक न्याय होना चाहिए कि मतलब जो वंचित और कमजोर वर्ग हैं, जैसे कि एससी एसटी जो है जिनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ, तो उनको अवसर मिलना चाहिए। तो अगर आरक्षण विरोधी जो आंदोलन चलते हैं तो उनको मतलब फिर ये कि इकोनॉमिकल बेसिस पे मिलना चाहिए, ये सब ना करके सोसाइटल एंगल उसमें ज़्यादा देखना चाहिए कि सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड है कि नहीं, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस नहीं। इसके अलावा फिर जो बंधुत्व है उनके बीच उस वो आधार होता है कि समाज के अलग अलग वर्गों के भाईचारे और अपनत्व की भावना होती है। फिर उसके बाद सह अस्तित्व, तो जो अलग अलग विचार है, रिलीजन है, कल्चर है और जीवन पद्धतियां हैं, तो उनके लोग शांति के साथ रह सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की अजान 5 बजे हो रही है और किसी का मंदिर में कुछ चल रहा है तो दोनों डिस्टर्ब हो जाए। दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए, दोनों को कोऑपरेशन बना के चलना चाहिए। इसके बाद परस्पर सम्मान होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा हमारा त्यौहार अच्छा है, तुम्हारा त्यौहार अच्छा नहीं है, हमारे त्यौहार में ये होता है, तुम्हारे त्यौहार में वो होता है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद सामाजिक विश्वास होना चाहिए कि आपस में जो इतने भी लोग रह रहे हैं, तो विभिन्न समुदाय के लोग रह रहे हैं, उनके बीच विश्वास और सहयोग, इन सब का एक क्या होना चाहिए, एटमोसफियर होना चाहिए। तो ये सब आधार बनता है उसका। फिर जातिवाद, छुआछूत, सांप्रदायिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, इन सब का अंत होना चाहिए कि वो मतलब जिस किसी को आपने चाय पिलाई फिर उसको बोला कि कप धुल देना, किसी को आपने खाना दिया तो इस तरीके से खाना दिया कि फेंक के दे दिया। तो ये सब चीज़ों का क्या होना चाहिए, ये सब डिस्क्रिमिनेशन जिस भी बेस पे है, तो ये सब नहीं होने चाहिए, ये इसके आधार हैं। फिर उसके बाद समान अवसर, तो चाहे बच्चियां हो, चाहे दूसरे रिलीजन का आदमी हो, चाहे वह किसी वर्ग का हो, तो उनको शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य इन सभी की समान जो है उपलब्धता होनी चाहिए, ये एक आधार होता है। फिर संवाद, तो मतभेद होने पर संघर्ष के बजाय संवाद और सहमति का रास्ता अपनाना चाहिए, नहीं एक दूसरे का सर फोड़ दें। रूल ऑफ लॉ अपनाना चाहिए कि पुलिस के पास जाना चाहिए, प्रशासन के पास जाना चाहिए। इससे क्या है, सोशल हार्मोनी भी बनी रहेगी। इसके बाद साझी जिम्मेदारी, कि मतलब जैसे लोगों को अधिकार मिले हैं, लोगों को अधिकार मिले हुए हैं, मतलब उनको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आप स्टेट के अगेंस्ट यूज करते हैं, लेकिन आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी मिली हुई हैं कि आपका भी कर्तव्य है कि आपने मोहल्ले में शांति बनाए रखें। तो अगर मोहल्ले में शांति बने रहेगी तो थाने में केस नहीं बढ़ेंगे, थाने में केस नहीं बढ़े रहेंगे तो अपने आप रूल ऑफ लॉ या लॉ ऑर्डर अपने आप ही बना रहेगा। तो ये भी आपकी साझी जिम्मेदारी है ताकि आप राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें। तो ये सब कुछ आधार हैं उसके, ठीक। अब यहाँ पे हम राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को मिक्स करेंगे। कैसे मिक्स करेंगे कि राष्ट्रीय एकता सामाजिक समरसता एक दूसरे की पूरक अवधारणा है। जैसे सप्लीमेंट्री है, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास चाय नहीं है, ठीक है, चाय पत्ती नहीं है, तो आपने कॉफी बना लिया पर दूध कॉमन हो गया उसमें। तो इस तरीके से एक दूसरे की सप्लीमेंट्री चीज है। तो राष्ट्रीय एकता जहाँ देश के विभिन्न धर्मों भाषाओं जातियों क्षेत्रों और संस्कृतियों को साझी राष्ट्रीय पहचान एवं राष्ट्रीय हित के सूत्र में बांधती है। क्या क्या चीजें हैं देखिए। पहली चीज तो यहाँ पे है कि राष्ट्रीय एकता जहाँ देश के विभिन्न धर्मों को भाषाओं को जातियों को क्षेत्रों को और संस्कृतियों को साझी राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीय हित के सूत्र में जोड़ती है, वहीं जो आपकी सामाजिक समरसता है, सोशल हार्मोनी जो है, वो समाज के भीतर इन विविध समूहों के बीच, यही जो जाति धर्म संस्कृति भाषा वाले जो समूह हैं, इन्हीं के बीच समानता न्याय सम्मान विश्वास सहयोग और बंधुत्व की भावना विकसित करती है। तो अब दोनों मिक्स हो गए कि कैसे दोनों एक दूसरे के साथ कब रहेंगे, जब जैसे समानता है, अगर धर्म नहीं है तो समानता करके क्या करेंगे आप। तो राष्ट्रीय एकता में हमें क्या करना है, धर्म हो गया आपका, भाषा हो गई आपकी, संस्कृति हो गई आपकी और जाति हो गई। इन सब के बीच में सामाजिक समरसता क्या करेगी, समानता लाएगी, न्याय लाएगी, सम्मान लाएगी, विश्वास लाएगी, सहयोग और बंधुत्व की भावना लेकर के आएगी। ठीक है। ठीक है सर। यदि समाज में जाति धर्म भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव और अविश्वास बढ़ेगा तो राष्ट्रीय एकता भी क्या होगी, कमजोर होगी। ठीक है। अगर कोई एकता नाम की लड़की ये निबंध सुन रही होगी तो अपना नाम सुन सुन के खुश हो जा रही होगी।
तो राष्ट्रीय एकता भी कमजोर होगी। इसके विपरीत जब प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलेगा, समान सम्मान मिलेगा, अवसर मिलेगा, विभिन्न समुदाय परस्पर सहयोग और सह अस्तित्व की भावना से रहेंगे, तो सामाजिक समरसता राष्ट्रीय एकता की मजबूत नींव बन जाएगी। ठीक। अतः सामाजिक समरसता राष्ट्र को भीतर से जोड़ती है। समझ रहे हैं, भीतर से जोड़ती है राष्ट्र को। मतलब कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं, वो इंटरनल फैक्टर है। मतलब आप समझिए कि मान लीजिए आप अपने घर वालों के टुकड़ों में पल रहे हैं, आपको 10,000 6,000 महीने का मिल रहा है। अब उन्होंने इतना सोच के रखा है। अब आप जो है एक्स्ट्रा बर्डन उन पे नहीं डाल रहे हैं कि मेरे को ये जावा खरीदनी है, या मेरे को आईफोन 17 प्रो मैक्स लेना है, या मेरे को फलानी चीज़ लेनी है, ढिकानी चीज़ लेनी है। आप उनके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे हैं। तो एक प्रकार से आप उनके बहुत बड़ा रहम ही कर रहे हैं। ठीक है, करम ही कर रहे हैं आप उनसे एक्स्ट्रा नहीं मांग करके। तो उसी प्रकार से सामाजिक समरसता जो है राष्ट्र को भीतर से जोड़ती है। मतलब कुछ, मतलब बाहरी तत्व परेशान नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा जरूरी कि अंदर अंदर वाले तत्व परेशान नहीं करें। बाहर वालों से तो लड़ भी लेगा इंसान। ठीक। अतः सामाजिक समरसता राष्ट्र को भीतर जोड़ती है, और राष्ट्रीय एकता उस जुड़ाव को साझा राष्ट्रीय शक्ति में परिवर्तित करती है। यही संबंध भारत की शांति, स्थिरता, समावेशी विकास और विकसित भारत 2047 की आधारशिला बन सकता है। ठीक है। बाहरी तत्वों से लड़ने के लिए तो हमने हमजा अली मजारी को बैठा रखा है ना, क्या दिक्कत है। आंतरिक तत्वों से हमको लड़ना है। तो अब सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को जो हाँ मैंने मिक्स किया था ना पीछे, वही यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, आप देख लेना। अब राष्ट्रीय एकता के सामने कुछ चुनौतियां हैं भाई साहब। तो क्या चुनौती है? अगर धर्म है तो क्या होगा? धर्म का पॉलिटिसाइजेशन होगा, राजनीतिकरण होगा। तो उससे क्या फैलेगी? सांप्रदायिकता फैलेगी। तो दिल्ली दंगे होंगे, नूर दंगे होंगे, हरियाणा में जो नूह दंगे हुए थे, ऐसी चीजें होंगी। फिर क्षेत्रवाद बढ़ेगा। मतलब क्षेत्रवाद एक चुनौती है राष्ट्रीय हित तक समक्ष। तो क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखना। इसमें क्या देखा जाता है? इसमें देखा जाता है कि एक राज्य है उसको बहुत ज्यादा चीजें मिल रही हैं, दूसरा राज्य उसको चीजें ज्यादा नहीं मिल रही हैं। इससे क्या होता है, एक राज्य आगे बढ़ जाएगा, एक राज्य पीछे रह जाएगा। क्षेत्रीय असमानता विकसित होगी। फिर उसके बाद भाषाई विवाद। अब ये अलग चलता है भाई कि तमिलनाडु में हिंदी भाषा वाले को पीट दिया, कल कर्नाटक में हिंदी भाषा वाले को मार दिया, मराठी में भाषा पूछ करके हिंदी भारती वालों को मार दिया, या फिर नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ दिल्ली में कुछ क्या कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उनको अलग अलग जातीयता से, भाषा से चिढ़ा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये भाषावाद वाली जो चीज़ है, ये क्या कर रही है, देश को, देश की राष्ट्रीय एकता को खराब करती है। ठीक है, स्पॉइल करती है उसको, जो कि नहीं होना चाहिए। फिर जातिवाद, कि तुम फलाना जाति को, तुम ढिकाना जाति को हो। ठीक है, मतलब तथाकथित उच्च वर्ण के जो जाति वाले लोग हैं, वो तथाकथित निम्न माने वाली जातियों को क्या करते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं, जो कि गलत है। देखिए, आप किसी जाति में, आप किसी घर में पैदा होंगे, ये निश्चित ही नहीं कर सकते। आप किसी भी घर में पैदा हो सकते हैं। क्या जो कहना चाहिए अनंत अंबानी है, और जो एक और जो भी लड़का है, जो भी, क्या इन्होंने क्या कहते हैं डिसाइड किया था कि मैं अंबानी के यहाँ पैदा हुआ? कि कोई डिसाइड नहीं कर सकता। तो जो जिस चीज में आपका जोर नहीं है, आपको उस चीज के लिए ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी रंग के हैं, आपका कद काठी जैसा भी, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बाद आप कुछ चीजें कर रहे हैं, उसमें आपका योगदान है। ठीक। तो जातिवाद जो है एक राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर अलगाववाद हो गया। तो राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग होने की प्रवृत्ति। तो जिसमें आपका क्या क्या शामिल है, जिसमें आपका शामिल है किसमें, ये आपका अलगाववाद वाले में आतंकवादी घटनाएं हो गई, फिर नक्सल घटनाएं हो गई, बोडोलैंड जैसे बनाने की मांग चल रही है, या फिर खालिस्तान जो आंदोलन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, अलगाववाद, ये सब बिगाड़ करती हैं देश की एकता को। फिर आर्थिक एवं क्षेत्रीय असमानता। उड़ीसा, झारखंड देख लीजिए, विकसित ही नहीं है। यहाँ गुजरात देख लीजिए, अच्छे खासा विकसित हो रखे, मुंबई अच्छा खासा विकसित हो रखा। फिर मुंबई में, महाराष्ट्र में मुंबई वाला एरिया, ये सब अच्छा विकसित हो रखा। मराठवाड़ा और विदर्भ में देखो तो कुछ नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है। तो ये जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं, इन सब से लड़ना है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय एक तक समक्ष चुनौतियां बनती हैं। फिर राजनीतिक ध्रुवीकरण, की वोट बैंक की राजनीति पर या फिर रिलीजन के नाम पर क्या करते हैं, अलग अलग एक ध्रुव बन जाता है, एक गुट बन जाता है, जो राष्ट्रीय एकता के सामने चुनौती, मतलब राष्ट्रीय एकता को अंडरस्टिमेट कर दिया जा रहा है। फिर फेक न्यूज और सोशल मीडिया। तो फेक न्यूज के बारे में तो आप जानते ही हैं, डीप फेक हो रहा है, और उसके बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति खराब चीज़ें फैलाती है। और किसी रिलीजियस जो मतलब कहना चाहिए, जैसे मान लीजिए ए रिलीजन की कोई चीज़ है, उसको बी रिलीजन की चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो उसने नहीं भी करी है, लेकिन उसको क्या करके, उसको आप एक प्रकार से ऑल्टर करके, उसको एडिटिंग करके, या उसमें कुछ भी तरीके का चेंज करके, उसको दूसरे रिलीजियस के प्रति भड़काया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें खराब हैं। फिर आंतरिक सुरक्षा और चुनौतियाँ। तो वही उग्रवाद, हिंसक आंदोलन और राष्ट्रीय हित से ऊपर संकीर्ण हित, मतलब जाति, धर्म, इन सबको राष्ट्र के ऊपर रख दिया जा रहा है। इस वजह से राष्ट्रीय हित तक सामने सब चुनौतियां बनती हैं। ठीक है। इसके बाद
सामाजिक समरसता के सामने क्या चुनौती बनती है? ठीक है, तो इसके सामने चुनौती बनती है जातिगत भेदभाव और छुआछूत बनती है। सांप्रदायिक तनाव इसके सामने चुनौती बनती है। ठीक है, फिर लैंगिक असमानता चुनौती बनती है। जैसे कि मान लीजिए कोई आप किसी भी स्पोर्ट्स में देखिए, आप किसी भी क्लास में टीचर के रूप में एज अ देखिए, आप किसी और जगह पे देखिए, तो आपको अभी भी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम मिलेगा। आप उनका चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे सोशल क्षेत्र में, चाहे इकोनॉमिकल क्षेत्र में, चाहे रिलीजियस रिलीजियस क्षेत्र में तो है ही नहीं। देखिए आपको कोई महिला पुजारी नहीं मिलेगी। आपको इकोनॉमिकल रूप से आप देखेंगे तो इकोनॉमिकल बड़े बड़े पदों पे देखेंगे, आपको मिलेगी ही नहीं, छोटे छोटे पदों में महिलाएं मिलेंगी। फिर पॉलिटिकल देखिए आप, मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, से 27 वुमेन विधायक हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ये बहुत गलत चीज़ें हैं। ठीक, लैंगिक असमानता देखने को मिल रही है, सब चुनौती है। फिर आर्थिक असमानता एवं गरीबी देखिए आप, ये बेचारा झोपड़ी में रह रहा है, इसको पता नहीं बरसात में क्या दिक्कत आ जाएगी। और ये व्यक्ति जो है मर्सिडीज में घूम रहा है, इसको तो मतलब ही नहीं, चाहे पेट्रोल 200 रुपये लीटर भी हो जाए तो क्या लेना है। उसी गाड़ी एवरेज 3 का दे रही है, जब उसको पता था जब वो गाड़ी लिया था तो। ठीक, फिर सामाजिक बहिष्कार, कि कमजोर एवं वंचित वर्गों को मुख्यधारा से बाहर रह जाना। जैसे कोई मान लीजिए कि SC ST वर्ग का है, कोई ऐसे विस्थापित वर्ग से आया है, कोई कहीं मान लीजिए कोई महिला है, कोई बच्ची है, इसके अलावा आप देखिए कोई LGBTIQ सेक्शंस का है, तो उनके साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है कि बहिष्कार कर दिया जा रहा है उनका, उनको मतलब सोशली रूप से एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा। तो वो व्यक्ति सोसाइटी के प्रति हेट्रेड रखने लग जाएगा, और हेट्रेड जब रखने लग जाएगा तो वो नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा ही नहीं, सोशल हार्मोनी के बारे में सोचेगा ही नहीं, फिर वो व्यक्तिगत हित को सर्वोपरि रखने लगेगा। फिर शिक्षा एवं अवसरों में असमानता जो है चुनौती बनी हुई है, कि इस वर्ग के लोग ज़्यादा शिक्षित हैं, उस वर्ग के लोग कम शिक्षित हैं, इस टाइप चीज़ें चल रही हैं। फिर सामाजिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़ियाँ हैं, कि अरे जैसे मान लीजिए गाड़ी वाला होता है कि अरे उसने गाड़ी ठोक दिया, अरे पक्का महिला होगी। ये सब पूर्वाग्रह बने हुए जो कि नहीं होने चाहिए। इसके अलावा फिर जैसे कि पुलिस के प्रति पूर्वाग्रह बन रखे हैं, अरे वो तो रिश्वत लेता ही होगा पुलिस वाला है तो ये जो पूर्वाग्रह है ये समाज समरसता को खराब करते हैं। इसके अलावा सम्मान एवं गरिमा की असमानता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है इकोनॉमिकल रूप से सक्षम है, तो उसको क्या मिलेगा, ज़्यादा उसको इज्जत मिलेगी। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति इकोनॉमिकल रूप से सक्षम नहीं है, तो आप उसको देखेंगे कि उसको ज़्यादा इज्जत नहीं मिल रही है। ठीक है, कोई मान लीजिए फटे कपड़े पहने हुआ है तो उसको एकदम धुतकार दिया जाएगा। वहीं कोई व्यक्ति ऐसा है जो एकदम कोट पैंट लगा के कोट पैंट एकदम टाई पहन के घूम रहा है, उसको बहुत इज्जत मिलेगी। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर सोशल मीडिया पर घृणा और ट्रोल संस्कृति, जैसे कोई महिला है, अब वो यूट्यूब पे अपना वीडियो लाना चाह रही है, तो लोग ट्रोल करेंगे कि मैडम आप तो शर्मा रही हैं, मैडम आपके वीडियो में तो आपकी झिझक दिख रही है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए कि आप जो हैं आप अच्छा कर रही हैं, आप बनाइए। ठीक, तो उस मतलब उसमें साइबर स्टॉकिंग कर दी गई उनकी, साइबर ट्रोलिंग कर दी गई उनकी, तो इससे वो महिला घर से निकली भी थी कि मैं कुछ 4 पैसे कमाऊँ, कुछ काम करूँ, उससे वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियोज़ बना करके क्या किया जाता है, सोशल हार्मोनी खराब किया जाता है। फिर संवाद की कमी है, वो मतलब अरे हमको तो पता ही है ना वो ऐसा ही होगा, हमको तो पता ही है वो ऐसे होगा, अरे उस जात का है, वो तो किया ही होगा, अरे उस धर्म का है, वो उसने तो किया ही होगा। ये सब चीज़ें करते हैं। फिर राष्ट्रीय एकता के लिए प्रमुख सरकारी प्रयास क्या किए गए हैं, तो कुछ प्रयास किए गए हैं कि भाई राष्ट्रीय एकता बन जाए, सामाजिक समरसता आ जाए, उसके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका कॉन्सेप्ट लाया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत में ये बोला गया, जैसे मान लीजिए हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, हम मेघालय में घूमने जा रहे हैं, कहाँ से, डबल डेकर ब्रिज है जहाँ पे, ठीक है, वहाँ घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ का हम कल्चर समझेंगे। जैसे कि ठीक है, वहाँ का हम कल्चर समझेंगे। ठीक है, वहाँ का कल्चर वहाँ जानेंगे कि वहाँ के लोग कैसे हैं। हम हमें लगता होगा कि मेघालय के लोग हिंदी बोलते ही नहीं होंगे, पर वही भी हिंदी बोलते हैं। हमें लगता होगा कि क्या वो हमारे लिए भी हेट्रेड रखते होंगे हिंदी बेल्ट के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो जब आप जाएंगे आपको पता चलेगी जब चीज़ें, तो आपको महसूस होगा कि नहीं भाई, मतलब इधर के लोग भी हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, और फिर हम एक भारत इसीलिए तो बने हुए हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, तो वहाँ के आप भोजन चखेंगे, मोमोज खाएंगे, वहाँ की और भी चीज़ें जो मिलेगी वो खाएंगे। आप जैसे गुजरात जाएंगे तो खमण खाएंगे, फिर फाफड़ा ढोकला ये सब चीज़ें खाएंगे। कोई इंदौर आएगा तो पोहा जलेबी खा रहा है, और भी चीज़ें खा रहा है, गराड़ू खा रहा है। ठीक, आप क्या कहते हैं, उधर जाएंगे गुजरात ग्वालियर साइड जाएंगे, मुरैना साइड जाएंगे, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें अलग मिल रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक दूसरे के क्षेत्र पे जा कर के पता चलती हैं। हमें ऐसा लगता है ना यार हमारे यहाँ का ही खाना सबसे अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता। खाने जो इंसान खाना खाता है सब जोग्राफिकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं। किसी को तीखा खाना पसंद है तो उसकी जोग्राफिकल
कंडीशन ऐसी, उसको तीखा खाना पसंद है। किसी को चावल खाना पसंद है, तो वो रह रहा है गंगा नदी के किनारे या किसी नदी के किनारे वाले क्षेत्र पे, इसलिए इसको चावल खाना पसंद है। अब बंगाल में, झारखंड में ऐसी जगहों पे 3 बार चावल हो रहा है, अमन ओस बोरो हो रहा है, तो व्यक्ति चावल नहीं खाता होगा, रोटी खाएगा वो व्यक्ति। वहाँ पे रोटी गेहूं नहीं हो रहा, तो वो रोटी कैसे खाएगा वो। तो इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्र पे जो ज्योग्राफी होती है ना, वो उनकी फूड हैबिट के लिए ज़्यादा बड़ा रोल बनती है। तो जब हम दूसरी जगह जाएंगे, समझेंगे, तो उससे हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ये ऐसा सरकार ने 2015-16 में लाया। फिर यूथ संगम, तो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम आप देखेंगे कि 2026 में इसका फेज 6 चला। इसके अलावा आप देखेंगे, अगर आप नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो एक समय ऐसा आता है जैसे आप 8वीं 9वीं क्लास से पहुंचते हैं, तो फिर आपको दूसरे राज्य की नवोदय में भेजा जाता है। मध्य प्रदेश वाले को मणिपुर भेजेंगे, मणिपुर वाले को गुजरात भेजेंगे, इस तरीके से, ताकि उसको समझ में भी आए कि देश भारत में और भी जगह हैं। ठीक है, उसको अपना ही गोला सबसे बड़ा नहीं लगे कि मैं जिस गोले में रहता हूँ वही सबसे बड़ा है। ठीक है। फिर 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, पटेल जी की जयंती पर। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भावना को मजबूत करना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 565 से अधिक रियासतों को क्या किया था, एकीकृत किया था। ठीक। इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनी हुई है, कि सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक तनाव, SC ST के विरुद्ध अत्याचार और राष्ट्रीय एकीकरण जैसे मुद्दों पर नीतिगत विमर्श का सुझाव देती है ये। ठीक। इसके अलावा नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी बना हुआ है। यह सांप्रदायिक सद्भाव को, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। हिंसा से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा और प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों में सहायता करता है। फिर गृह मंत्रालय द्वारा निबंध प्रतियोगिता तथा NGO, विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों को राष्ट्रीय एकता संबंधी गतिविधियों के लिए सहायता जैसी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। तो ये सब किया गया है। बाकी अपने GS के पेपर से इसमें और चीज़ें लिखना। ठीक है, और थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बना हुआ है। अगर आप जो है क्या करते हैं, अस्पृश्यता और उससे जुड़े कुछ भेदभाव के विरुद्ध कानूनी संरक्षण मिला हुआ है। किसी के साथ आप किसी को कुछ जातिगत सूचक शब्द बोलते हैं आप, तो आपके खिलाफ क्या हो सकती है, दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, आपको जेल तक हो जाएगा। फिर SC ST एक्ट 1989 बना हुआ है। तो SC ST समुदाय को अत्याचार एवं भेदभाव से कानूनी सुरक्षा दी गई है। ठीक है। इसके बाद PM अजय स्कीम है। इसमें SC समुदायों के शिक्षा, कौशल, रोजगार, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। फिर PM यशस्वी स्कीम है, यशस्वी जायसवाल वाला यशस्वी। इसमें OBC और अन्य पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराया जाता है। फिर स्कॉलरशिप और फ्री कोचिंग चलती है। PM दक्ष स्कीम है। सीड और स्माइल आदि स्कीम है, इसमें कौशल विकास, आजीविका, आर्थिक आत्मनिर्भरता, इन सबको बढ़ावा दिया जाता है। फिर PM जनमन स्कीम है। ठीक है, जनजाति उत्थान महाअभियान, ऐसा कुछ नाम है इसका। ठीक। तो PBTG के लिए आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, आजीविका जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं। PM जनमन में कुछ नहीं है। जो दूसरे क्षेत्र की योजनाएं हैं, जैसे मान लीजिए PM आवास योजना हो गई, आयुष्मान भारत योजना हो गई, अगर उन सब का क्रियान्वयन जब जनजातीय क्षेत्रों में हो जाता है, तो उसी को PM जनमन बोल देते हैं, और अलग से कुछ नहीं है। ठीक। फिर धरती आबा, जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, और NEP 2020 और समग्र शिक्षा अभियान। तो ये सब जो है सरकारी प्रयास है, आप इसको लिख लेना, आप पढ़ रखे होगे। अब ये निष्कर्ष है, एक बार इसको देख लो, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो निष्कर्ष बोल रहा है कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता केवल सरकारी योजना 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 सरकारी योजनाओं या कानूनों का परिणाम नहीं है, बल्कि न्यायपूर्ण, समान और संवेदनशील समाज के निर्माण की सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा कानूनी संरक्षण, सामाजिक न्याय, शिक्षा, कौशल विकास, जनजाति समावेशन और समान अवसर के माध्यम से किए जा रहे प्रयास समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इन प्रयासों की वास्तविक सफलता तभी संभव है जब नीतियां, अवसर, सशक्तिकरण, सामाजिक विश्वास समरसता में परिवर्तित हो। ठीक है। सामाजिक समरसता समाज में विश्वास लाएगी, सहयोग लाएगी, भाईचारा बढ़ाकर आंतरिक तनाव को क्या करेगी, विभाजन एवं अलगाव की प्रवृत्तियों को कम करेगी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को आंतरिक रूप से मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंततः समरस समाज, एकजुट राष्ट्र, सुरक्षित एवं स्थिर भारत, समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता, विकसित भारत 2047 की आधारशिला बनेगा। ये जो रेड रेड मैंने किए हैं, सब ये कीवर्ड्स हैं। इन सब कीवर्ड्स को लिख लेना, याद कर लेना अच्छे से, और इसको जब आप लिख के आएंगे, आपका अपने आप ही जो उत्तर है इनहांस हो जाएगा। ठीक है। फिर इसमें और कुछ है क्या? धन्यवाद होगा? नहीं, और कुछ नहीं है तो ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सब समझ में आया होगा।
और जिस तरीके से हमने इसको लेकर के चला है कि इसमें चुनौतियां देखी, फिर सरकार ने सुधार किए, वो सुझाव देखें। इसके अलावा आपको अगर अपने से इसमें कुछ सुझाव लगता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जो मैंने पिछले कुछ उसमें ऐड भी किए हुए हैं। तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।